नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल जिसका नाम है एस्ट्रो नॉलेज में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एक 8 वर्षीय बच्चे की कुंडली का विश्लेषण करने वाले हैं, जिनके फादर ने मुझे उनकी बर्थ डिटेल्स शेयर की है और एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से वो अपने बच्चे के जीवन से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर जानना चाहते हैं। तो निश्चित ही आज इस वीडियो में मैं इनके द्वारा पूछे गए सभी प्रश्नों का उत्तर दूंगा और साथ ही साथ इनकी कुंडली का पूर्ण विश्लेषण भी करूंगा। दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले हर बार की तरह आप सबसे निवेदन है, यदि भी तक आपने हमारे YouTube चैनल एस्ट्रो नॉलेज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। साथ ही साथ दोस्तों, यदि आप सभी इसी प्रकार अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं या फिर मुझसे संपर्क करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं और ज्यादा जानकारी के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स को भी चेक कर सकते हैं। दोस्तों, वापस आते हैं इस विश्लेषण की वीडियो के ऊपर और सबसे पहले मैं आप सबों के समक्ष इनके प्रश्नों को रख देता हूं। एजुकेशन के बारे में जानना चाहते हैं और जानना चाहते हैं कि क्या कुंडली में हायर एजुकेशन के योग है या फिर नहीं। कुंडली के अनुसार सुटेबल प्रोफेशन मतलब कि बेस्ट प्रोफेशन करियर कौन सा रहने वाला है इनके बच्चे के लिए, फाइनेंस कैसा रहेगा और साथ ही साथ स्वास्थ्य को लेकर के सवाल पूछा है, क्या विदेश में सेटल हो सकते हैं या नहीं, इसको लेकर के इन्होंने प्रश्न पूछा है और आखिरी में कहते हैं कि D9 चार्ट को भी एक बार देख लेने के लिए। तो निश्चित ही इनके सभी प्रश्नों का हम उत्तर देंगे और सीधे चलते हैं इनके लग्न चार्ट के ऊपर दोस्तों, जो कि हमारे समक्ष है। और इनकी लग्न कुंडली शुरू होती है 4 नंबर से। 4 नंबर यानी कि कर्क लग्न की ये कुंडली बनती है और राशि बनती है इनकी धनु, क्योंकि चंद्रमा जो है वो धनु राशि में जाकर के बैठे हुए। तो कर्क लग्न और धनु राशि, यहां पर देखा जाए लग्न का मान 16 डिग्री है, बहुत बलाबल है इस लग्न के पास। और कर्क लग्न के लोग कैसे होते हैं आपको बता दो, तो कर्क लग्न के जो लोग होते हैं वो मूलतः जो उनका स्वभाव होता है ये नेक दिल होते हैं, इमोशनल होते हैं, दिल के बड़े साफ होते हैं, जिस वजह से लोग कई बार इनका फायदा उठा लेते हैं, केयरिंग होते हैं और भावना प्रधान होते हैं, लॉजिकल नहीं भावना प्रधान होते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं। लेकिन कई बार भावना के चक्कर में, इमोशन होने के चक्कर में जो है ये ठगे भी जा सकते हैं, ऐसा भी देखा गया है। लग्नेश को देखा जाए चंद्रमा जाकर के 6ठे भाव में बैठा हुआ है, लग्नेश का कुंडली के 6, 8, 12 भाव में बैठना अच्छा नहीं कहा जाएगा। 6ठे भाव में बैठ करके चंद्रमा यहां पर बहुत खराब रिजल्ट नहीं देंगे। बाकी कुंडलियों के अनुसार फिर भी यहां पर जो लग्नेश 6ठे भाव में बैठा है वो कुछ हद तक अच्छा रिजल्ट दे जाएगा। क्यों? क्योंकि देखें तो अपने अतिमित्र गुरु के भाव में ये चंद्रमा बैठा हुआ है, दूसरा गुरु की दृष्टि, नवम दृष्टि जो है इस चंद्रमा के ऊपर जा रही है, तो काफी हद तक ये चंद्रमा लाभ करवा देगा। क्या लाभ करवा देगा? तो काफी हद तक यहां पर बैठा हुआ चंद्रमा कॉम्पिटिशन में सफलता दिलवा सकता है, मेडिकल के क्षेत्र में सक्सेस दिलवा सकता है। आगे बढ़ते हैं, द्वितीय भाव के ऊपर चलते हैं। दूसरे भाव में देखें तो मंगल देवता बैठे हुए हैं। मंगल यहां पर देखा जाए तो वक्री होकर के द्वितीय भाव में बैठा हुआ है, 9 डिग्री का मंगल है यहां पर। मंगल कुमार अवस्था के साथ बैठे हुए, 50% के आसपास का बलाबल है यहां पर। मंगल कौन है इस कुंडली में? तो मंगल इस कुंडली के सबसे योग कारक ग्रह बनते हैं। वो कुंडली में पंचमेश भी है यानी कि त्रिकोण स्थान के स्वामी ग्रह और एक केंद्र स्थान भी इनको मिला हुआ है और चंद्रमा के अतिमित्र है। करियर, प्रोफेशन, शिक्षा, संतान, लव रोमांस का स्वामी ग्रह जाकर के द्वितीय भाव में बैठा हुआ है, धन भाव में बैठा हुआ है। एक प्रकार से यहां पर ये धन योग है, क्योंकि कर्मेश या दशमेश जो है जाकर के द्वितीय भाव में बैठा हुआ है। तो धन योग तो मंगल बना रहे हैं, लेकिन यहां पर वक्री होने की वजह से थोड़ी सी उनकी पॉजिटिविटी में कमी आ जाएगी। मंगल यहां पर वक्री होने की वजह से कई बार ऐसा देखा जा सकता है कि जो जातक है वो थोड़ा सा आलसी स्वभाव का है, जातक थोड़ा सा आलसी स्वभाव का है। वैसे भी कर्क लग्न वाले थोड़े से मूलतः जो है आलसी स्वभाव के होते हैं, क्योंकि एक वाटर साइन, जल तत्व की राशि बनती है। चंद्रमा यहां पर जाकर के 6ठे भाव में गुरु के घर में बैठे हुए, तो थोड़ा सा जातक आलसी हो सकता है। यहां पर बैठा हुआ जो मंगल है कई बार जबान खराब दे सकता है, कई बार सामने वाले को कुछ ऐसा कह सकता है ये बच्चा अपनी वाणी से कि वो सामने वाला हर्ट हो जाए। यहां पर बैठा हुआ मंगल काफी हद तक इनको पैतृक संपत्ति वगैरह का लाभ दिलवा जाएगा। वाणी पर कंट्रोल रखना चाहिए। यहां पर बैठा हुआ मंगल धन तो दे जाएगा, लेकिन धन को संभालने के लिए इनको सीखना चाहिए, धन को बहुत वेस्ट नहीं करना चाहिए। मंगल की 4थी दृष्टि जाएगी राहु के ऊपर, अपने ही भाव को देखेंगे और यहां पर अपनी राशि को देख करके शिक्षा में सफलता देंगे, लव रोमांस में सफलता दे देंगे। यहां पर मंगल की दृष्टि देखा जाए कुंडली के अष्टम भाव के ऊपर जाएगी, जहां पर मंगल योग कारक ग्रह है, लेकिन फिर भी चोट चपेट का योग यहां पर मंगल बना देते हैं, क्योंकि इन चीजों के ये कारक ग्रह है। शत्रु दृष्टि है अष्टम भाव के ऊपर, तो मंगल की दशा में वाहन वगैरह चलाते हैं बड़े होकर के आप, तो बहुत सावधानी पूर्वक चलाना चाहिए। मंगल की दृष्टि जो भाग्य स्थान के ऊपर पड़ेगी ये आपको भाग्य का साथ दिलवाएगी और उसमें हायर एजुकेशन का भी लाभ दिलवा देगी। निश्चित रूप से मंगल का वक्री होना बहुत अच्छा तो नहीं है, मंगल की रेमेडी जरूर करनी चाहिए ताकि मंगल का ज्यादा लाभ आपको मिल सके। मंगल देवता इस कुंडली के योग कारक ग्रह है, वो यहां पर बैठ करके वक्री होने के बावजूद मैं आपको कहता हूं लाभ ही देंगे, लेकिन उपाय कर लेने से उनके लाभ में वृद्धि हो जाएगी। ऐसा नहीं है कि मंगल वक्री हो गया तो कुछ लाभ नहीं दे जाएगा, ये आपको लाभ जरूर दे जाएंगे, निश्चित रूप से दे जाएंगे। इनका बल बढ़ाइए, इसका उपाय करिए, लाभ में कई गुना वृद्धि हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं, चलते हैं शनिदेव के ऊपर।
शनि यहां पर कुंडली के चतुर्थ भाव में बैठे हुए, सुख स्थान में शनि देवता बैठे हुए हैं, उच्च की राशि में बैठा हुआ है। शनि इस कुंडली में कौन है? तो वो यहां पर कुंडली के सप्तमेश है और अष्टमेश है। सप्तमेश शनि और अष्टमेश शनि जो है इस कुंडली में, वो जाकर के माता के भाव और यहां पर प्रॉपर्टी, मकान, इन सब के भाव में, सुख के भाव में जाकर के बैठे हुए उच्च की राशि में। शश नामक महापुरुष योग यहां पर बन जाता है शनि के बैठे होने की वजह से। लेकिन शनि यहां पर वक्री है। उच्च का ग्रह जब वक्री हो जाए तो उसका परिणाम काफी हद तक नीच के समान मिलता है। तो यहां पर शनि का वक्री होना बहुत अच्छा नहीं माना जाएगा। शनि के यहां पर वक्री होने की वजह से जो है काफी हद तक आपके घर में कलह की स्थिति यहां पर शनि देवता बना सकते हैं। शनि की दशांतर दशा में आपके सुखों में थोड़ी कमी आ जाएगी और प्रॉपर्टी आपको जरूर देगा। ये शनि जरूर से जरूर प्रॉपर्टी देगा आपको, लेकिन हो सकता है तो थोड़े विलंब से दे। शनि की जो तीसरी दृष्टि है वो छठे भाव के ऊपर जो जाएगी, चंद्रमा को परेशान करेंगे ये शनि देवता, मन को परेशान करेंगे, लेकिन हाँ, शत्रुओं से आपकी रक्षा करेंगे, बीमारियों से आपकी रक्षा करेंगे। शनिदेव की जो दृष्टि है वो कुंडली के दसम भाव के ऊपर जाएगी और यहां पर नीच की दृष्टि डालेंगे। कहां? तो दसम भाव के ऊपर। नीच की दृष्टि जब दसम भाव के ऊपर जाएगी तो शनि की दशांतर दशा में आपको करियर संबंधित, प्रोफेशन संबंधित या जहां पर आप कार्य कर रहे हैं उस कार्य क्षेत्र में आपको थोड़ी सी ये समस्या दे सकते हैं। और आपके बनते हुए कार्य, खास करके जो कार्य आपके करियर से जुड़ा हुआ है, उस कार्य में डिले देखने को आपको मिलेगा, यानी कि आपके कार्य देर से पूरे होंगे। शनिदेव की दसम दृष्टि लग्न के ऊपर जा रही है। यहां पर दृष्टि डाल करके देखिए, अभी तक जो आपका विचार था, जो आपके स्वभाव थे, वो काफी सौम्य थे, लेकिन अब शनि की भी दृष्टि लग्न के ऊपर जा रही है। काफी हद तक द्विस्वभावी नेचर का ये आपको बना देगा। कई बार आप बचकानी हरकत भी कर जाएंगे, तो कई बार आपके अंदर वो मेच्योरिटी भी देखने को मिलेगी। तो कहीं ना कहीं द्विस्वभावी यहां पर शनि देवता आपको बना देते हैं। शनि यहां पर देखा जाए वैवाहिक जीवन के भाव का स्वामी ग्रह है, वक्री होकर के बैठा हुआ है। कहीं ना कहीं विवाह में थोड़ी सी यहां पर परेशानी खड़ी कर सकते हैं, तो कुंडली मिलान जरूर कर लें। प्रॉपर्टी वगैरह का सुख ये आपको दे जाएंगे, उसको लेकर के बहुत ज्यादा चिंता आपको नहीं करनी चाहिए। यहां पर देखा जाए कुंडली के पंचम भाव की तरफ चलते हैं। राहु बैठे हुए हैं 13 डिग्री के साथ वृश्चिक राशि में। वृश्चिक राशि में राहु देवता को नीच का माना जाता है और यहां पर जब राहु देवता बैठते हैं तो निश्चित रूप से थोड़ा नुकसान करते हैं। कहां पर बैठा है राहु? पंचम भाव में, शिक्षा संतान के भाव में, नीच की राशि में। मंगल की दृष्टि काफी हद तक डैमेज कंट्रोल कर लेगी। मंगल को यदि और बलवान किया जाए तो काफी हद तक मंगल देवता आपको शिक्षा में सफलता दे देंगे, लेकिन फिर भी यहां पर बैठा हुआ राहु आपकी शिक्षा को बाधित कर सकता है। यहां पर बैठा हुआ राहु संतान संबंधित परेशानी खड़ी कर सकते हैं। आपके टेक्निकल क्षेत्र में आपको ले जाकर के सफलता ये मंगल माफ करिए, ये राहु दिलवा सकता है। यहां पर देखा जाए राहु की दृष्टि जो जाएगी कुंडली के भाग्य भाव के ऊपर और यहां पर सूर्य के ऊपर दृष्टि डालेंगे, भाग्य स्थान के ऊपर दृष्टि डालेंगे। शत्रु दृष्टि होगी काफी हद तक जो है यदि राहु की दशा चलती है, आप देखेंगे कि आपको भाग्य का उतना साथ नहीं मिलता है। सूर्य के ऊपर दृष्टि है, पिता के साथ संबंध को थोड़ा सा खराब कर सकते हैं। और राहु की दृष्टि जो कुंडली के लाभ स्थान के ऊपर जाएगी, उच्च की दृष्टि होगी, लाभ आपको जरूर करवा देंगे, लाभ में कोई कमी नहीं देंगे। और साथ ही साथ राहु की दृष्टि, अब देखिए राहु की भी दृष्टि लग्न के ऊपर जा रही है, तो कहीं ना कहीं ये राहु आपको भ्रमित कर सकता है। नीच का राहु है, कर्क राशि को देखेगा, भ्रम की स्थिति पैदा कर सकता है। तो निश्चित रूप से राहु की दशांतर दशा चलती है तो अपने बड़े बुजुर्गों से, जैसे कि अपने माता पिता से सलाह जरूर लेकर के कोई बड़ा डिसीजन लेना है तब लें। आगे बढ़ते हैं, चलते हैं चंद्रमा के ऊपर। चंद्रमा को यहां पर ध्यान से आप देखिए, चंद्रमा यहां पर बैठे तो ठीक ठाक है, छठे भाव में बैठे हैं, फिर भी मैं कहता हूं ठीक ठाक बैठे हैं, लेकिन चंद्रमा के साथ कोई ग्रह नहीं, चंद्रमा के पीछे कोई ग्रह नहीं और चंद्रमा के आगे कोई ग्रह नहीं। इसे कहते हैं कुंडली में कमद्रम दोष का लग जाना। चंद्रमा के ऊपर दो ग्रहों की दृष्टि मुझे साफ साफ नजर आती हुई दिख रही है। एक शनि देवता की दृष्टि और दूसरी गुरु की दृष्टि है। गुरु की दृष्टि काफी हद तक इस कमद्रम दोष में कमी लाएगी, लेकिन कमद्रम दोष बनेगा तो जरूर। इस दोष का क्या प्रभाव होता है? तो निश्चित रूप से छठे भाव में बन रहा है, रोग को लेकर के परेशान रह सकते हैं, कहीं ना कहीं बीमारी दे सकता है आपको, लेकिन गुरु की दृष्टि पड़ने की वजह से जितनी भी बीमारियां आएंगी, जहां भी आएंगी, उससे आप निजात पा लेंगे। इसमें भी कहीं कोई दो राय नहीं है। बेसिकली कमद्रम दोष होने पर व्यक्ति का जो मन है वो शांत नहीं रहता है, मन में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ विचार चलते रहते हैं। दूसरा, शनि भी आपके चंद्रमा को देख रहा है, तो ये भी बहुत पॉजिटिव बात नहीं है आपकी कुंडली के अनुसार। तो चंद्रमा को थोड़ा सा बेहतर कर लीजिए। लग्नेश में है, आपके शरीर के भाव का स्वामी ग्रह रोग भाव में जाकर के बैठा हुआ है, निश्चित रूप से ये बहुत अच्छी स्थिति देखने को नहीं है। यहां पर बैठा हुआ चंद्रमा मेडिकल के फील्ड में आपको सफलता दिला सकता है। गुरु जो कि आपके रोग भाव का स्वामी ग्रह है, करियर भाव में जाकर के बैठा हुआ है, निश्चित रूप से मेडिकल का करियर यहां पर यदि आप जाते हैं उसमें लाभ दिलवा देंगे। चंद्रमा यहां पर 28 डिग्री के साथ बैठे हुए हैं। चंद्रमा यहां पर मृत अवस्था के हैं। आपको इनको चाहिए कि आप इनको पॉजिटिव भी करें और बलवान भी करें। तो जो जिस उपाय को मैं बताऊंगा उस उपाय को करेंगे तो चंद्रमा बलवान भी होंगे और पॉजिटिव भी हो जाएंगे। चंद्रमा की दृष्टि देखा जाए, हालांकि चंद्रमा मृत अवस्था के हैं, दृष्टि में बहुत बल तो नहीं होगा, लेकिन फिर भी यदि मान लें कि चंद्रमा की दृष्टि जो विदेश भाव के ऊपर जाएगी, खर्च भाव के ऊपर जाएगी, तो धन का व्यय भी करवाएगा चंद्रमा और विदेश की यात्राएं और विदेश में सेटल भी चंद्रमा आपको करवा सकता है। चलिए
आगे बढ़ते हैं, चलते हैं कुंडली के नवम भाव की तरफ। नवम भाव में देखें तो सूर्य और बुध एक साथ बैठे हुए, यहां पर सूर्य बुध का बुधादित्य योग बन जाएगा। हालांकि यहां पर बुध को आप ध्यान से देखें तो बुध अपने नीच की राशि में बैठे हुए, 3 डिग्री का बुध है और नीच की राशि मीन में बैठा हुआ है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि क्या इनकी नीचता भंग हो रही है या फिर नहीं हो रही है। तो निश्चित रूप से बुध की नीचता भंग हो रही है। क्यों? क्योंकि ये गुरु के भाव में नीच के होकर के बैठे हुए हैं, गुरु की राशि में, और गुरु को आप देखें तो वो लग्न से केंद्र में विराजमान है। इस सूत्र को लगाने के बाद जो है बुध की नीचता भंग हो जाएगी और इनका नीच भंग राजयोग बन जाएगा। यहां पर सूर्य बुध का बुधादित्य योग आपके हायर एजुकेशन में आपको लाभ दे सकता है। खास करके मैं मानता हूं सूर्य की जो प्लेसमेंट है वो आपको काफी हद तक हायर एजुकेशन में लाभ देने वाली होगी। लेकिन कहीं ना कहीं राहु आपको इनिशियली थोड़ा डिस्टर्ब कर सकता है आपकी ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई में। यहां पर देखा जाए सूर्य जो है पिता से आपको लाभ करवा देंगे। बहुत जबरदस्त स्थिति है क्योंकि भाग्येश जो है वो दसम भाव में बैठे हुए, तो भाग्य का पूरा साथ आपको दिलवाएगा। सूर्य की दशा में आपको धन की भी बहुत प्राप्ति हो जाएगी। और सूर्य कौन है इस कुंडली में? तो धनेश है, आपके पैतृक संपत्ति भाव के स्वामी ग्रह हैं, भाग्य भाव में आकर के बैठे हुए हैं। महाधनी योग बना रहे हैं आपकी कुंडली में सूर्य। मंगल धन योग बना रहा था तो सूर्य महाधनी योग बना रहे हैं। बहुत जबरदस्त स्थिति है। यहां पर आपको सूर्य देवता बहुत अकूत धन दे सकते हैं, बहुत लाभ आपको करवा सकते हैं। यहां पर बैठा हुआ सूर्य 29 डिग्री का है। यहां पर सूर्य बाल अवस्था के बैठे हुए हैं। इसको भी थोड़ी बहुत उपाय करके आप और पावरफुल बना सकते हैं, जिससे कि आपको धन धान्य में, विशेषकर धन संपत्ति बनाने में लाभ की स्थिति देखने को मिलेगी। यहां पर बुध के ऊपर बात करें, बुध 3 डिग्री के साथ ये भी बाल अवस्था में, माफ करिए ये मृत अवस्था के हैं बुध देवता, और यहां पर बैठ करके थोड़ी बाधा परेशानी खड़ी कर सकते हैं अपनी दशांतर दशा में। क्यों बाधा परेशानी खड़ी करेंगे? इसलिए नहीं कि नीच के हैं सिर्फ, इसलिए भी क्योंकि इस कुंडली में मारक ग्रह है बुध, वो तृतीयेश है और द्वादशेश है। तो इस कुंडली में वो मारक ग्रह है, भाग्य स्थान में बैठा हुआ है। तो बुध की दशांतर दशा में विदेश की यात्राएं आप कर सकते हैं। भाग्य संबंधी थोड़ी सी परेशानी जरूर देगा, लेकिन यहां पर चूंकि इनकी नीचता भी भंग हो चुकी है तो ऐसा कोई मेजर परेशानी हो ऐसा नजर नहीं आता है। बुध आपको बता दो कि नैसर्गिक शुभ ग्रह है, तो बहुत परेशानी दे आपको ऐसा नजर नहीं आता है। हाँ, धन का व्यय होगा, विदेश की यात्राएं होगी, मेहनत खूब करनी पड़ेगी आपको। इन दोनों की दृष्टि जो तीसरे भाव के ऊपर जाएगी, कम्युनिकेशन स्किल्स को बेहतर कर देंगे। छोटी मोटी यात्राओं से आपको नुकसान, माफ करिए, छोटी मोटी यात्राओं से आपको लाभ पहुंचा देंगे। छोटी मोटी यात्राओं से आपको खूब सारा लाभ देखने को मिलेगा। तो बेसिकली सूर्य और बुध की स्थिति भी यहां पर अच्छी है आपके लिए, कोई परेशान होने जैसी स्थिति नहीं है। सूर्य को बहुत अच्छा करिए, उतना ज्यादा आप धन कमा सकते हैं लाइफ में। यहां पर देखा जाए सूर्य के बैठे होने की वजह से जीवन में आप खूब सारा मान सम्मान, यश, कीर्ति प्राप्त कर सकते हैं। राहु की दृष्टि जा रही है सूर्य के ऊपर, सूर्य 29 डिग्री का है, इसको पावर देना जरूरी है। गुरु के ऊपर चलते हैं, गुरु दसम भाव में बैठा हुआ है। गुरु 22 डिग्री के साथ व्रत अवस्था में 50% बलाबल के साथ यहां पर बैठे हुए हैं। गुरु इस कुंडली में कौन है? तो षष्ठेश भी है और साथ ही साथ भाग्येश भी है। इस कुंडली में गुरु योग कारक ग्रह है और बहुत ही अच्छे घर में दसम भाव में बैठे हुए हैं। यहां पर बैठा हुआ गुरु आपको मेडिकल के क्षेत्र में सफलता दिला सकता है, साथ ही साथ जो है आपको टीचिंग वगैरह के क्षेत्र में भी बहुत जबरदस्त सफलता दिलवाने वाला होगा। गुरु आपको मान सम्मान दिलवा सकता है और समाज में पद प्रतिष्ठा देने वाला होगा। गुरु की दृष्टि जो जाएगी मंगल के ऊपर, 5वीं दृष्टि द्वितीय भाव के ऊपर, मंगल को यहां पर ये कंट्रोल करेंगे, आपकी सेविंग्स को बढ़ाएंगे, आपकी वाणी को अच्छा करेंगे, ज्ञान देंगे, आपकी वाणी को ज्ञानमय वाणी बनाएंगे आपकी। और साथ ही साथ यहां पर द्वितीय दृष्टि, माफ करिए, जो दृष्टि द्वितीय भाव के ऊपर जाएगी वो काफी हद तक जो है आपको लाभ ही लाभ देने वाली होगी, चाहे वो पैतृक संपत्ति से लाभ हो, वाणी से लाभ हो या धन का लाभ हो। गुरु की दृष्टि जो कुंडली के चतुर्थ भाव के ऊपर जाएगी, मित्रवत दृष्टि नहीं होगी, लेकिन फिर भी मैं कहता हूं कि ये आपको प्रॉपर्टी का सुख देने वाली होगी। आपको बहुत अच्छा घर मकान जरूर दे देगा ये गुरु, और वाहन का सुख भी देगा। गुरु की जो नवम दृष्टि है वो अपने ही राशि के ऊपर छठे भाव के ऊपर जाएगी, शत्रुओं से रक्षा करेंगे, कंपटीशन में सफलता दिलाएंगे, साथ ही साथ बीमारियों से भी आपकी रक्षा करेंगे और चंद्रमा को स्टेबिलिटी भी देने का कार्य ये गुरु करेगा। तो गुरु की प्लेसमेंट आपकी कुंडली में बहुत बढ़िया है। ये मत कहिएगा कि गुरु अकेला बैठा है तो भावनाश करेगा, नहीं। दसम भाव में गुरु भावनाश नहीं करते हैं, सिर्फ 2, 5, 7 और 11वें भाव में विशेष रूप से यह भावनाश करते हैं। यहां पर अकेले बैठे होने की स्थिति में कोई परेशानी नहीं है, बल्कि आपको लाभ ही लाभ देखने को मिलेगा। चलिए कुंडली के लाभ स्थान के ऊपर चलते हैं। यहां पर शुक्र और केतु एक साथ बैठे हुए हैं। शुक्र यहां पर देखा जाए अपने ही राशि में, अपने ही भाव में बैठा हुआ है। इस कुंडली में शुक्र जो है वो एक समग्रह बनते हैं, सुखेश है और साथ ही साथ वो लाभेश है। चंद्रमा के मित्र नहीं है, इसलिए उनको इस कुंडली में समग्रह कहेंगे। यहां पर बैठ करके जो शुक्र देवता है वो काफी हद तक आपको जीवन में बहुत सारा सुख और लाभ की स्थिति देने वाले हैं। आपको मान सम्मान का भी लाभ देखने को मिलेगा अपने जॉब से। इच्छा पूर्ति का भाव भी कहते हैं 11वें भाव को। इच्छा पूर्ति के भाव में इच्छा पूर्ति भाव का स्वामी ग्रह बैठा हुआ है शुक्र। तो यदि आपकी कोई बहुत बड़ी इच्छा रहती है और आप उसके ऊपर एक्शन लेते हैं, मेहनत करते हैं, तो वो इच्छा बहुत हद तक संभव है कि आपकी पूरी
हो जाएगी। तो यहां पर माता से सुख लेने के लिए, मकान सुख, वाहन सुख, इन सबका सुख लेने के लिए शुक्र की स्थिति बहुत ही बढ़िया है। 14 डिग्री के साथ शुक्र बैठे हुए हैं, बहुत बलवान है। शुक्र की दृष्टि जो कुंडली के पंचम भाव के ऊपर जाएगी, राहु शुक्र केतु साथ बैठे हुए क्रिएटिव एबिलिटी देंगे आपको। हाँ, इतना जरूर है कि लव रोमांस के क्षेत्र में जो है कहीं ना कहीं थोड़ी सी परेशानी आपको दे सकते हैं, और कहीं ना कहीं आपको विवाह जो है कुंडली मिलान करके जरूर करनी चाहिए। राहु शुक्र आमने सामने बैठे हुए हैं, केतु नीच के साथ में बैठे हुए हैं, काफी हद तक ये रिलेशनशिप में डिस्टर्बेंस क्रिएट कर सकता है। यहां पर देखा जाए 13 डिग्री का केतु है, नीच की राशि में बैठा हुआ है, लेकिन यहां पर शुक्र साथ में बैठे हुए तो केतु को बुरा परिणाम नहीं देने देंगे। तो यहां पर केतु भी बाध्य हो जाएंगे कि वो आपका अहित नहीं कर पाए। तो केतु की दशा में इनिशियली थोड़ी सी परेशानी आ सकती है, लेकिन बहुत ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। जैसा मैंने आपको बताया था कि मंगल की दृष्टि राहु के ऊपर लगाम लगाएगी, मंगल की दृष्टि राहु को बहुत गलत नहीं करने देगी। उसी प्रकार यहां पर शुक्र केतु को खराब, अपने भाव से जुड़े हुए रिजल्ट्स को खराब नहीं करने देंगे। लेकिन फिर भी केतु की दशा चलती है तो उस दौरान लाभ वगैरह में थोड़ी सी कमी देखने को मिल सकती है, रिलेशनशिप में परेशानी थोड़ी सी देखने को मिल सकती है। तो उसका आपको ध्यान रखना चाहिए। केतु की 5वीं दृष्टि देखा जाए तीसरे भाव के ऊपर पड़ेगी, फिजूल की मेहनत करवा सकते हैं जिसका कोई आपको लाभ ना मिले। केतु की उच्च की दृष्टि पंचम भाव के ऊपर पड़ेगी, चूंकि उच्च की दृष्टि है तो शिक्षा संतान में लाभ करवा देंगे। और केतु की जो नवम दृष्टि जाएगी कुंडली के सप्तम भाव के ऊपर, केतु का जो स्वभाव है वो विवाह में लाभ नहीं देते हैं। केतु अलगाव का कारक ग्रह है, तो सप्तम भाव को देखेगा। कहीं ना कहीं आपको विवाह जो है सोच समझ करके कुंडली मिलान करके करना चाहिए, क्योंकि जो शनिदेव की स्थिति है वो भी कोई बहुत अच्छी नहीं। ऐसा नहीं कि वो उच्च के बैठे हुए हैं, षष्ठ महापुरुष योग जरूर बन रहा है, लेकिन चूंकि वक्री है शनिदेव, उच्च की राशि में है, तो थोड़ी सी उनके साथ भी परेशानी देखने को मिल सकती है। इसीलिए कुंडली मिलान जरूर करना है आपको विवाह से पूर्व। चलिए एक बात आपको और बता दूं कुंडली के अनुसार, तो यहां पर यदि आप ध्यान से देखें अपने तीसरे भाव को, तो यहां पर पाप कर्तरी दोष बन रहा है। पीछे मंगल है और आगे शनि देवता है, बीच में आपका तीसरा भाव है। पाप कर्तरी दोष लगने की वजह से कहीं ना कहीं यहां पर आपको कम्युनिकेशन स्किल्स में थोड़ी सी परेशानी, छोटी मोटी यात्राओं में जितना लाभ मिलना चाहिए उसमें थोड़ी सी कमी आ जाएगी। चलिए और सीधे चलते हैं आपके प्रश्नों के ऊपर। प्रश्नों को लेने से पहले सीधे मैं आपको बता दूं कि अभी आपको चंद्रमा की महादशा चल रही है, जो कि 11 अगस्त 2027 तक चलने वाली है। चंद्रमा की दशा ठीक है आपके लिए, लग्नेश है आपके, लाभ पहुंचा देंगे आपको। चंद्रमा की दशा में विदेश की यात्राएं, विदेश में सेटल होना चाहते हैं, हो सकते हैं। स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखिए, क्योंकि रोग भाव में जाकर के चंद्रमा बैठे हुए हैं, तो स्वास्थ्य संबंधित थोड़ी सी परेशानी देखने को मिल सकती है। पैसों का व्यय थोड़ा हो सकता है। अभी चंद्रमा में राहु की अंतरदशा चल रही है, जो कि 11 जुलाई 2020 तक चलेगी। यह समय बहुत शुभ नहीं है, मेंटली थोड़ा आपको परेशानी में डाल सकता है। स्वास्थ्य को लेकर के सजग रहें। सीधे प्रश्नों पर चलते हैं। एजुकेशन को लेकर के इन्होंने सवाल पूछा है। देखिए एजुकेशन की बात करें तो कहीं ना कहीं मेडिकल फील्ड आपके लिए सबसे जबरदस्त है। लग्नेश ही जाकर के रोग भाव में बैठा हुआ है, अस्पताल भाव को देख रहा है। इसके अलावा जो रोग भाव का स्वामी ग्रह है गुरु, वो जाकर के करियर भाव में बैठा हुआ है। निश्चित रूप से मेडिकल के फील्ड में आपको सबसे ज्यादा सफलता देखने को मिलेगी। इसके अलावा देखा जाए तो काफी हद तक लॉ के फील्ड में भी थोड़ी बहुत सक्सेस है आपको, और लेक्चरर या टीचिंग के क्षेत्र में भी आपको अच्छी सफलता है। शनि और गुरु जो आमने सामने बैठेंगे, लॉ के क्षेत्र में थोड़ी बहुत सक्सेस दे देंगे। और सूर्य की प्लेसमेंट, बुध की प्लेसमेंट, गुरु की प्लेसमेंट आपको काफी हद तक टीचिंग के फील्ड में सक्सेस दे जाएगी। लेकिन आपके लिए नंबर 1 पे जो चीज है वो मेडिकल फील्ड है। हायर एजुकेशन के युग में मुझे कोई परेशानी नजर नहीं आ रही है, लेकिन जो उसके पहले का एजुकेशन है वहां पर राहु देवता नीच की राशि में बैठे हुए, मंगल की दृष्टि काफी हद तक मैं आपको बोलता हूं देर जरूर करेगा। राहु देर जरूर करेगा आपके एजुकेशन को पूरा होने में। वैसे भी मेडिकल की पढ़ाई में वक्त लगता है, लेकिन यदि आप मेहनत पराक्रम करें, मेहनत परिश्रम करें, माफ करिए, तो निश्चित रूप से आप अपनी एजुकेशन को पूरा कर सकते हैं और मेडिकल फील्ड में एजुकेशन ले सकते हैं, या जिस भी क्षेत्र में जाते हैं वहां पर आप एजुकेशन ले सकते हैं, कंप्लीट कर सकते हैं। वक्त थोड़ा ज्यादा लग सकता है। सुटेबल प्रोफेशन आपने पूछा है, मेडिकल, लॉ का फील्ड, लेक्चरर और टीचिंग, इस क्षेत्र में आपको ज्यादा सक्सेस मिल सकती है। टेक्निकल क्षेत्र में भी आप जा सकते हैं, लेकिन मेरे अनुसार ये मेडिकल का फील्ड जो है आपके लिए सबसे बेहतरीन रहने वाला है। फाइनेंस को लेकर के आपने प्रश्न पूछा है, आपको मैं बता देता हूं, आप खूब सारा धन कमाने वाले हैं। धन संबंधित कोई भी परेशानी इस चार्ट में मुझे नजर नहीं आती है। हाँ, मंगल देवता बैठे हुए हैं यहाँ पर द्वितीय भाव में। 28 वर्ष तक हो सकता है कि पैसे सेव ना हो, लेकिन उसके बाद आपकी ये परेशानी भी दूर हो जाएगी। गुरु की दृष्टि पड़ रही है, सूर्य यहाँ पर आपकी महाधनी योग बना रहे हैं, मंगल भी धनी योग बना करके, धन योग बना करके द्वितीय भाव में बैठा हुआ है। कहीं कोई परेशानी है, लाभेश लाभ भाव में बैठा हुआ है। जीवन में आप खूब सारा धन कमाएंगे, अकुत धन संपत्ति आप प्राप्त करने वाले होंगे। स्वास्थ्य को लेकर के आपने सवाल पूछा है, पेट संबंधित चीजों का, कोल्ड कफ संबंधित चीजों का आपको ध्यान रखना चाहिए। स्वास्थ्य को अपना कभी भी इग्नोर नहीं करना चाहिए, क्योंकि लग्नेश ही रोग भाव में जाकर के बैठा हुआ है, ये बहुत अच्छी स्थिति नहीं है। लेकिन मैं आपको फिर से दोहरा दूं कि शनि की दृष्टि और गुरु की दृष्टि आपको स्वास्थ्य संबंधित परेशानियों से बचाने वाली होगी, तो कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है। अपने पाचन तंत्र का ध्यान रखिए, क्योंकि मंगल द्वितीय भाव में बैठा हुआ है, कई बार तली भुनी और जंक फूड चीजों को खाने का ये आदत लगा देता है।
तो पेट संबंधित परेशानी ना हो, क्योंकि गुरु का भाव है छठा भाव, इसलिए जंक फूड खाने से बचें। फॉरेन सेटलमेंट के योग है, चंद्रमा की दृष्टि आपके विदेश भाव के ऊपर जा रही है, तो फॉरेन सेटलमेंट के योग तो आपकी कुंडली में जरूर बन रहे हैं। लेकिन जो फॉरेन भाव का स्वामी ग्रह है, विदेश भाव का स्वामी ग्रह है, वो नवम भाव में बैठा हुआ है, ये भी विदेश जाने के लिए अच्छा है, लेकिन नीच की राशि में बैठा हुआ है। तो कहीं ना कहीं थोड़ी सी परेशानी, इनिशियल परेशानी, स्ट्रगल दे सकता है, लेकिन आप विदेश जाना चाहते हैं, आप जा सकते हैं। D9 चार्ट के ऊपर हम आते हैं अब, और D9 चार्ट में देखें तो चंद्रमा वर्गोत्तमी है, लग्न में आकर के बैठे हुए हैं और इसी राशि में बैठे हुए हैं, बहुत अच्छी बात है। सूर्य वहां पर वर्गोत्तमी है, वो भी मीन राशि में, तो सूर्य चंद्रमा बहुत जबरदस्त है। शुक्र और केतु भी इसी राशि में बैठे हुए, बहुत अच्छी स्थिति है, ये भी वर्गोत्तमी है। शनि गुरु एक साथ बैठे हुए और शनि भी आपका वर्गोत्तमी है। काफी हद तक आपका जो D9 चार्ट है, जो नवमांश चार्ट है, वो काफी प्रोमिनेंट है। इसका मतलब साफ है कि आने वाले समय में आप बहुत ही ज्यादा अच्छा करने वाले हैं और मैरिटल लाइफ भी आपकी ठीक रहेगी। हाँ, वहां पर आपके सप्तम भाव में मंगल बैठा हुआ है, निश्चित रूप से हो सकता है अनबन की स्थिति जो मैंने आपको बोली है लग्न चार्ट के अनुसार भी वो नजर आ रही है आपके नवमांश कुंडली को देख करके भी। तो कुंडली मिलान जरूर करें, इग्नोर ना करें इस बात को। चलिए सीधे उपाय के ऊपर चलते हैं, जिन उपायों को करके आप अपने जीवन को और बेहतर बना सकते हैं। प्रथम उपाय है मूंगा, करीब 5.5 रत्ती का मूंगा। जब आप थोड़े बड़े हो जाए 14-15 वर्षों के, तब आप 5.5 रत्ती का मूंगा अपने दाहिने हाथ की अनामिका उंगली में धारण कर सकते हैं, सोने अथवा तांबे की अंगूठी में, शुक्ल पक्ष के मंगलवार की प्रातः काल को। दूसरा उपाय है ओम सोम सोमाय नमः। चंद्रमा का ये बीज मंत्र है, इसका आपको नित्य जाप करना चाहिए 108 बार। इसके साथ साथ आपको हर सोमवार को शिवलिंग के ऊपर जल दूध अर्पित करना चाहिए, ओम नमः शिवाय के मंत्र का जाप करना चाहिए। नित्य भगवान सूर्य को अर्घ दें, गायत्री मंत्र का 21 बार जाप करें, वहीं पर खड़े होकर के। सूर्य की पूजा आराधना करने से काफी हद तक आपको धन धान्य की कभी भी लाइफ में कमी नहीं होगी और भाग्य का भी पूरा साथ देखने को मिलेगा। जीवन में खूब सारा मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा आपको देखने को मिल जाएगा। और शिक्षा में लाभ लेने के लिए नित्य आपको हनुमान चालीसा जरूर पढ़ना है। हनुमान चालीसा पढ़ेंगे, निश्चित रूप से हनुमान जी आपका बेड़ा पार लगा देंगे। मैं आपको बता दूं कि हनुमान जी आपके इष्ट देवता हैं, तो हनुमान जी की जितनी पूजा आराधना करेंगे उतना ज्यादा आपको लाभ हो जाएगा। तो अभी ज्यादा पूजा आराधना नहीं करनी है, बस सूर्य को अर्घ देना है आपको। सुबह सुबह उठ करके हनुमान चालीसा पढ़ना चाहिए आपको, और साथ ही साथ शिव जी की पूजा आराधना करें, चंद्रमा के मंत्रों का जाप करें, इससे आपको बहुत लाभ देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों, ये था इस 8 वर्षीय बच्चे की कुंडली का विश्लेषण। मुझे उम्मीद है कि आपको हमारा कुंडली विश्लेषण का वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें। अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल एस्ट्रो नॉलेज सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज इसे सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। साथ ही साथ दोस्तों, यदि आप सब इसी प्रकार अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं या फिर मुझसे संपर्क करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, और ज्यादा जानकारी के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स को भी चेक कर सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।